If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ साउंड। बेसिकली इस चैप्टर का पूरा नाम है प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स, पर मैं यहाँ पर साउंड दे दी हूँ। अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। क्लियर? ओके। सो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे साउंड के बारे में, जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो। मतलब क्लास 8 में आप लोग पढ़े हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे। और मैं यहाँ पर जो नोट्स बनाई हूँ वो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हूँ। सिलेबस में जो जो चीज़ आपका है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगी, और जो जो चीज़ को लाइक हटा दिया गया है या फिर जो भी नहीं है आपके सिलेबस में, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है, और इसलिए भी आप लोग अभी यहाँ पर थोड़ा कम पढ़ोगे क्लास 9th में। कोई भी स्कूल के बच्चे देख रहे हो, देखो ICSE क्यों ना, आप लोग 9th में कम पढ़ोगे, बिकॉज 10th में अगेन ये चैप्टर आएगा, और 10th में थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो साउंड चैप्टर आप लोग 8 से स्टार्ट कर देते हो पढ़ना। ओके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं अबाउट योर केमिस्ट्री। देखो बच्चों, आप लोगों को जैसे कि फिजिक्स का ये वीडियो देखने को मिल रहा है ना, केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल कोर्स बनाई हूँ, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स। ठीक है, वो आप लोगों के लिए क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा। आप लोग एनरोल करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है 1 से लेकर 8 चैप्टर तक, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मैं बात नहीं कर रही हूँ, 1 से लेकर 8 जितने भी चैप्टर्स है आपको सबका वहाँ पर वीडियो मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को केमिस्ट्री मास्टरी में जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि एक वीडियो का मतलब एक चैप्टर का मैं नोट्स बना दी पढ़ा दी, नहीं। क्लास 10th के हिसाब से भी प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है बच्चों उसमें, बेसिक से बेसिक चीज़ 10th में 9th का क्या क्या आ सकता है वो सब चीज़ भी उसमें बताया जा रहा है। साथ ही साथ वीकली क्लास हो रहा है, हर हफ्ता हम लोग संडे टू संडे या फिर अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस एंड स्टूडेंट्स कन्वीनियंस हम लोग क्लास रखते हैं। उसमें बच्चे अपना डाउट क्लियर करते हैं। हम लोग का एक फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप भी है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करती हूँ। बच्चे वहाँ पर अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उसके थ्रू भी बच्चे अपना डाउट क्लियर करते हैं। और वीकली जो 1 डे का जो क्लास का मैं बात कर रही हूँ, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग नॉर्मली हफ्ता भर पूरा क्लास खींच लेते हैं। इट डिपेंड्स, टाइम पे डिपेंड करता है, बच्चे लोगों का फ्री है या उनका जो भी वो लोग अपना सेल्फ स्टडी करते हैं उससे अलग से टाइम, ठीक है, हम लोग उसको उस हिसाब से यूज़ करते हैं। तो जो भी है बच्चों, अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ से आप एनरोल भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं अभी तक, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी कर सकते हो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अबाउट दिस ओसवाल बुक। तो बच्चों, ये जो ओसवाल बुक है ये क्लास 9th का आपका फिजिक्स का ये क्वेश्चन बैंक है। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का है। इसका फ़ायदा क्या रहा, देखो मैं इसलिए आपको इस बुक के बारे में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर्स आपके बुक में दिया है, आप लोग जब जैसे कि पर्टिकुलर एक चैप्टर, जैसे कि साउंड चैप्टर ले लो, साउंड चैप्टर आप लोग क्लियर कर लिए, ठीक है, पढ़ लिए। अभी साउंड चैप्टर पढ़ने के बाद क्या है ना, ओसवाल बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। किसका? साउंड चैप्टर का। बहुत सारा क्वेश्चंस उसमें दिया है। और क्वेश्चंस जानने से पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, अलग अलग पार्ट में ना इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। अब जैसे कि ये टॉपिक 1 दिया है, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, तो यहाँ पर ना उसका ना छोटा छोटा जो बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देना, नोट्स टाइप, तो यहाँ पर वो चीज़ दिया है। उसके बाद आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 मार्क क्वेश्चन किस टाइप का आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो दिया है, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, अब बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि आप लोग देखो 9th में हो तो आप लोगों को मेनली अब क्वेश्चन भी आप लोगों को टीचर देंगे एग्जाम में, तो बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन बना के देंगे, तो इसमें भी उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो मैं ओसवाल का क्वेश्चंस भी बहुत सारा डिस्कस करती हूँ, ठीक है, ओसवाल का हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बहुत सारा चीज़ करेंगे बच्चों, बहुत सारा चीज़ है इस पर एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों के पास। तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग ये बुक को अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक आता है, आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। बोलने का मतलब है क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा। साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट पेपर भी मिलेगा। चैप्टर आप लोग कर लिए, फिर इसको आप लोग खुद से सॉल्व करो, तो क्या है ना, आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो। क्लियर?
ओके, सो ओसवाल का बुक्स जो है बच्चों वो भी आप लोग ना खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? ये जो क्वेश्चन जो बैंक है ना, आप लोग देखो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक दिखता होगा। क्या करना है, डायरेक्टली वो लिंक के थ्रू आप लोग ऑर्डर कर दो, आपको घर बैठे बैठे बुक मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स का बुक है आप लोग डायरेक्टली लिंक के थ्रू आप लोग परचेज कर सकते हो, कहीं भी जाना नहीं है। देखो टाइम भी बचेगा, यहाँ आप लोग वीडियो देखते देखते ओसवाल का बुक्स भी मंगा लो, कुछ दिन में आप लोगों को कहीं जाना भी नहीं पड़ा, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप लोग अपना जहाँ भी ट्यूशन व्यूशन जो भी कर रहे हो, जो भी अपना पढ़ रहे हो पढ़ते रहोगे, साथ ही साथ बुक्स भी आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो अभी बच्चों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है साउंड, देखो आप लोगों को नॉलेज तो है साउंड के बारे में। अभी आप लोगों को ट्रेन का आवाज़ आया होगा, है ना? फिर मैं यहाँ पर अभी अपना आवाज़ आप लोगों को सुना रही हूँ, उसका एक अलग आवाज़ है। फिर ये आवाज़ आपको सुनाई दिया, फिर ये सुनाई दिया, बहुत सारा आवाज़ है। ये एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आवाज़ होता है, साउंड होता है। साउंड हम लोग इसी को तो बोलते हैं, आवाज़ को बोलते हैं। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ ट्रेन का, ठीक है? अब जैसे कि ट्रेन का आवाज़ मुझे सुनाई दिया, आप लोगों को सुनाई दिया होगा, आप लोग स्कूल में रहते हो तो स्कूल बेल बजता है। तो आवाज़ जो होता है साउंड वो दिखता नहीं है हम लोगों को, ठीक है? आप लोगों को दिखेगा क्या कि आवाज़ आ रहा है? नहीं ना, साउंड हम लोगों को दिखता नहीं है। वो एक टाइप का एनर्जी होता है। क्लियर? तो साउंड जो होता है वो एक टाइप का एनर्जी होता है। जहाँ से भी आवाज़ आ रहा है आप लोगों को दिखेगा नहीं कि आवाज़ कैसे आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर दिख जाएगा कि हाँ, वो बेल बजा तो कुछ प्रोड्यूस हुआ, कुछ आवाज़ प्रोड्यूस हुआ। ट्रेन जा रहा है तो आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आवाज़ आते हुए हमको दिखता नहीं है। क्लियर? तो साउंड क्या होता है ना, साउंड बच्चों एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि रोशनी लाइट एनर्जी होता है ना? वैसे ही जो साउंड होता है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्लियर? और साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडी है। वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ले ली, ठीक है? अगर वो ऑब्जेक्ट सपोज वाइब्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। देखो फिर ट्रेन का आवाज़ सुनाई दिया, मेरे को तो सुनाई दिया, आप लोगों को भी सुनाई देता होगा। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? मैं बोल रही हूँ वाइब्रेट हो रहा है, तो हमेशा याद रखना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है कि वो वाइब्रेट हो रहा है या वाइब्रेटिंग बॉडी है, तो उसका मतलब है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इस टाइप से। क्लियर? तो हम लोग इसको बोलते हैं वाइब्रेट होना। तो अगर कोई भी ऐसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करता है तो वहाँ से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड। क्लियर? तो साउंड एक एनर्जी है। साउंड क्या? एक एनर्जी है। साउंड कोई मैटर नहीं होता है बच्चों, साउंड कोई मैटर नहीं होता, वो एक नॉन मैटर होता है। क्लियर? वो एक एनर्जी है। अगर मैटर होता तो साउंड का वजन होता, वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता, वॉल्यूम लेता वो, है ना? लेकिन साउंड का ऐसे कोई मास या कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो एक एनर्जी है जिसको हम फील करते हैं, वो हमको सुनाई देता है। क्लियर? तो जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना बंद कर देगा, मतलब अगर कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना बंद कर देता है तो हम लोगों को साउंड सुनाई देता नहीं है, तो आवाज़ आना भी बंद हो जाता है। क्लियर? अभी एकदम छोटा छोटा चीज़ है, बेसिक बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता है। बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भी बच्चों, नया नया चीज़ है, ठीक है? ओके, अब जो साउंड होता है, अब जैसे कि मैं यहाँ से बोल रही, मेरा तो छोड़ो, अब जैसे कि आ, आप लोग ले लो ट्रेन। अब ट्रेन तो यहाँ से हम लोग का स्टेशन बहुत दूर है, वहाँ से मुझे आवाज़ ट्रेन का सुनाई दे दिया। अब ट्रेन तो मेरे घर के बाजू में तो है नहीं जो मुझे उसका आवाज़ सुनाई दे दिया, है कि नहीं? बहुत दूर से उसका आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो मेरे को यहाँ तक, तो सपोज सोच लो 2 से 3 किलोमीटर तो शायद वो हो गई होगा। अब मुझे यहाँ तक उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो वो क्यों सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है? क्योंकि ट्रेन और मेरे बीच में एक मटेरियल मीडियम है जो कि है हवा, जो कि है एयर। तो ना आवाज़ को आगे मूव करने के लिए, जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं प्रोपागेट करने के लिए, प्रोपागेशन, तो साउंड को हमेशा एक मटेरियल मीडियम चाहिए रहता है प्रोपागेशन के लिए। साउंड जो ऐसे प्रोपागेट होता है ना, आगे आगे बढ़ता है, तो उसके लिए उसको मतलब साउंड जहाँ से निकल रहा है वहाँ से हम तक सुनाई दे, हमको सुनाई दे, तो वहाँ से वहाँ तक आने के लिए, जैसे कि सपोज यहाँ पर एक स्पीकर रख दी हूँ मैं, स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और हम लोग यहाँ पर है, हमारा कान है ये, तो हमको सुनाई दे रहा है ना। तो ये आवाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक मटेरियल मीडियम का दरकार होता है। वो मटेरियल मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? कुछ भी हो सकता है। मटेरियल मीडियम का मतलब समझ जाना, सॉलिड का बात हो रहा है, लिक्विड का बात हो रहा है और गैस का बात हो रहा है। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते चलो, ऐसा नहीं है कि नोट्स में नहीं है, नोट्स में आगे आएगा, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ समझा रही हूँ उसको लिखते चलो।
ओके, तो साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, प्रोपागेट मतलब ऐसे मूव करने के लिए, और साउंड हमेशा ऐसे मूव करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेव। साउंड वेव के फॉर्म में मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे। तो साउंड जो ऐसे ऐसे हो के हम लोग के कान तक आएगा, तो उसके लिए ना उसको बीच में एक मीडियम चाहिए, वो किसी के ज़रिए आएगा। तो यहाँ पर हवा हो गया, है ना? तो यहाँ पर हमेशा आप लोग याद रखना, जैसे कि क्लास 10th में भी आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे, और बाहर में ना बाद में एक्सटर्नल आते हैं, क्लास 10th में वाइवा होता है, तो उसमें ना टीचर पूछते, लाइक मुझे पूछा गया था कि साउंड को क्या कोई मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपागेट करने के लिए? तो आंसर होना चाहिए हाँ, क्लियर? साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपागेट करने के लिए, वो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, मतलब लिक्विड हो सकता है, और सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम चाहिए क्या, तो यस, साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। क्लियर? ओके, अभी अगर मैं बात करूं, अब जैसे कि आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो हम लोग साउंड को भी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं बच्चों, ठीक है? जो साउंड होता है ना, साउंड के जो वेव्स होते हैं, जो मैं आप लोगों को भी दिखाई, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, मतलब सॉरी मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, या फिर इलास्टिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर? इसको याद रखना, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो अब यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी का बात करें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आवाज़ निकाल रहा है, जैसे वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होकर साउंड निकाल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया है और वो आवाज़ निकाल रहा है, तो उसको ना मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है? सो मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट वाइब्रेशंस in a body producing sounds. The vibrations of the body are transmitted in medium in the form of waves from that point to the next and so on. बोलने का मतलब है एकदम सिंपल है। यहाँ देखो, ये स्पीकर सपोज वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है? वाइब्रेट करके वो क्या निकाल रहा है? वाइब्रेट करके वो वाइब्रेशन निकाल रहा है। वाइब्रेशन मतलब इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशन निकाल रहा है, ठीक है? तो बोल रहा है उसको ना इस चीज़ के लिए मैकेनिकल एनर्जी दरकार पड़ता है, ठीक है? एनर्जी उसको दरकार पड़ता है। तो ये जो वाइब्रेशंस निकलता है, जैसे कि यहाँ से वाइब्रेशन क्या निकला? साउंड निकला, ठीक है? तो ये जो वाइब्रेशन होता है ना, वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वो ट्रैवल करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आगे आगे बढ़ेगा, और फिर अपना वो रास्ता मतलब वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। बोलने का मतलब ये ऐसे मूव करता है। फिर सपोज ये जो वेव है, जैसे कि ट्रेन वहाँ से आवाज़ निकाला, वहाँ से वो वाइब्रेशन हुआ, हवा बीच में है, तो हवा क्या क्या वो साउंड को लेके आ रहा है। सब चीज़ बताऊंगी मैं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? सो वो जो वेव्स है, साउंड ऐसे वेव्स की फॉर्म में आया, आवाज़ जो है वो वेव्स की फॉर्म में आया। तो जो वेव्स है वो हमारे कान में एंटर किया, तभी तो हम लोग को सुनाई दिया ना, हम लोग तो कान से सुनते हैं। वेव्स हमारे कान में एंटर किया। अब हमारे कान में बच्चों ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है ना, ईयर ड्रम आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, शायद इसको टिम्पैनम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ईयर ड्रम को, ठीक है? प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, बायोलॉजी का वर्ड बहुत टिपिकल टिपिकल होता है, पर शायद यही बोलते हैं। ओके, जो भी बोलते हैं मैं यहाँ पर लिख दूंगी क्या है क्या नहीं है। तो ये जो वेव्स जब हमारे कान में पड़ता है, तो हमारे कान में बच्चों होता है कान का पर्दा, ईयर ड्रम, बहुत पास होता है वो, तभी तो बोलते हैं कान में कुछ भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं घुसाना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा, सुनाई नहीं देगा, बोलते हैं ना, तो बस उसी कान का पर्दा को ईयर ड्रम बोलते हैं। तो वो साउंड हमारे कान में घुसता है, कान में ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम में स्ट्राइक करता है, ये कान का पर्दा है, ठीक है? हमारा ये कान है, बाहर में जो कान ऐसे दिखता है ना, आवाज़ घुसा मतलब वेव्स के फॉर्म में साउंड घुसा और इस ईयर ड्रम को टकराया। ईयर ड्रम को टकराता है, ईयर ड्रम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ईयर ड्रम ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बायोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे बहुत अलग अलग, फिर एक दो और स्टेप होता है, फिर हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये साउंड हम लोग सुने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ओवरऑल आप लोगों को क्या समझना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है, तो वो क्या करता है, मतलब वहाँ से जो वाइब्रेशन निकलता है, मतलब साउंड निकलता है, तो वहाँ से जो साउंड निकलता है वो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड निकालेगा, वो साउंड को वेव की फॉर्म में भेजता है, मतलब जो साउंड होता है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? वेव की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। फिर वो हमारे कान तक पहुँचेगा, कान में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, फिर वो जाके ईयर ड्रम में टकराता है, तो ईयर ड्रम ऐसे वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है? ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट हो जाता है। फिर हम लोगों को पता चलता है, कि यस हम लोग ये पर्टिकुलर साउंड सुने हैं, कि हम लोग को अरे कुछ आवाज़ आ रहा है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है बच्चों, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है। मेन आप लोगों को ये 2-3 लाइन जो है ये थोड़ा ध्यान देना है। ये तो एक्चुअली मैं ऐसे ही लिख दी,
क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं लिख दी कि चलो ठीक है यार, बुक में दिया है तो थोड़ा उतार लेते हैं, है कि नहीं। अब रिक्विजाइट्स ऑफ द मीडियम, रिक्विजाइट्स ऑफ द मीडियम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अभी जो हमने पढ़े ना कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, एक मिनट, अभी हमने पढ़े ना साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो मीडियम एयर भी हो सकता है, मतलब एयर तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलना चाहिए। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो वो जो मीडियम है बीच का, वो कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? तो पहला वो जो मीडियम है दैट शुड बी इलास्टिक, इसको यहीं तक भी लिख दोगे तो हो जाएगा। मीडियम शुड बी इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब ऐसा होना चाहिए मीडियम कि जो मीडियम के पार्टिकल्स है, जैसे कि ये मीडियम है, मीडियम शुड बी इलास्टिक, इसका मतलब मीडियम में जो पार्टिकल्स है, जिसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ना इलास्टिक नेचर के होने चाहिए। मतलब अगर वो लोग वाइब्रेट होकर सपोज वो लोग अपना जगह छोड़ के आगे गए, तो वापस से वो लोग अपना जगह में, मतलब वापस वो लोग आ सके, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक इन नेचर। मतलब सपोज एक बॉल है, आप लोगों को बॉल को धक्का मारे, वो बॉल आगे गया, फिर थोड़ा देर के बाद वापस वो अपनी जगह में आ गया, समझ रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक नेचर। तो बोल रहे हैं जो मीडियम है वो भी इलास्टिक होना चाहिए, मीडियम शुड बी इलास्टिक, मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है जब वो लोग वाइब्रेट हों तो वो लोग टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद मतलब पर्टिकुलर अपने जगह में नॉर्मल पोजीशन में वापस आ सके। कुछ भी उनकी बॉडी में चेंजेस आए, पार्टिकल्स में कुछ भी चेंजेस आए, ऐसे हुआ वो या ऐसे हुआ वो, लेकिन अगर वो अपना मेन पोजीशन उसका ये था, यहाँ पर वो रेस्ट में था, ठीक है, वाइब्रेशन हुआ, वो ऐसे हुआ, लेकिन लास्ट में उसको अपनी जगह में आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। तो मीडियम शुड बी इलास्टिक सो दैट द पार्टिकल्स, इट्स पार्टिकल, मीडियम के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मे कम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड। क्लियर? मतलब द पार्टिकल्स आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन, बोलने का मतलब वही है। देन द मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो ऐसे, मीडियम के पास मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जो मीडियम है उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। फिर दूसरा, मीडियम शुड बी फ्रिक्शन लेस, मीडियम जो है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है ना, जब साउंड ऐसे वेव्स के फॉर्म में प्रोपागेट करता है ना, तो मतलब साउंड तो एक फॉर्म का एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, एनर्जी ट्रैवल कर रहा है। तो बोल रहा है अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा ना बच्चों, तो क्या है ना, लॉस ऑफ एनर्जी होने का चांसेस है, डिस्टर्बेंस इन साउंड आ जाएगा, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होने का काफ़ी चांसेस होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन कम होगा ना तो एनर्जी लॉस उतना नहीं होगा, इसीलिए द मीडियम शुड बी फ्रिक्शन लेस, ठीक है, सो दैट देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू इट। जब साउंड वहां से ट्रैवल करे तो लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। क्लियर? ओके, अब साउंड कैन प्रोपागेट, साउंड जो है वो कौन कौन सी मीडियम से प्रोपागेट कर सकता है? सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से, मतलब उसको मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए। सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेगा, लिक्विड में भी कर लेगा और गैस में भी वो कर लेगा। सम मटेरियल्स कैन ईजिली ट्रांसमिट साउंड थ्रू दैम, जैसे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत ईजिली साउंड को अपने से ट्रैवल करवा देते हैं, बहुत ईजिली, जैसे कि एयर, वाटर, आयरन, ये सब कर लिया है, ठीक है, हवा का भी एग्जाम्पल दे दिया है, लिक्विड का भी दे दिया है और सॉलिड का भी दे दिया है। लेकिन ऐसे कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स है, थिक कर्टन्स होते हैं। इसका मैं एक दूसरा पेपर निकाल लेती हूँ बच्चों, ठीक है, फिर थिक कर्टन्स के आगे हम लोग इसको करेंगे कंटिन्यू। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो सम मटेरियल्स जो है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि साउंड को अपने थ्रू, अपने मतलब दे अलाउ साउंड टू पास थ्रू देम वेरी इजीली, जैसे कि एयर, वाटर, आयरन, ये सब एग्जांपल दे, बहुत सारे हैं। लेकिन जो मोटे मोटे जो कर्टन्स होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है, उनके लिए पता है क्या बोल रहा है? उनके लिए बोल रहा है बेसिकली कि वो लोग ना मैक्सिमम साउंड को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? वो लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और थोड़ा सा साउंड खाली आगे भेजते हैं। मतलब साउंड वहाँ से जब ट्रैवल करता है ना, तो देखना, जैसे एग्जांपल मैं दूँ, जैसे कि बड़ा बड़ा जो साउंड, जो बड़ा बड़ा वॉल होते हैं, जो साउंड प्रूफ वॉल बनाते हैं, या फिर आप लोग ब्लैंकेट समझ जाओगे। आप लोग ब्लैंकेट में भी अगर आप लोग कुछ ऐसे बोलोगे तो देखना बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर उतना क्लियर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैंकेट लोग क्या करते हैं, जो मोटे मोटे आर्टिकल्स होते हैं, मोटे मोटे जो कर्टन्स होते हैं, वो लोग साउंड को एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी रखते हैं।
ठीक है, पूरा भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ आगे भेजेंगे। क्लियर? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम का मतलब जहाँ हवा भी नहीं है, ठीक है, हवा भी नहीं है, जैसे कि स्पेस में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैक्यूम, वैक्यूम का नाम आएगा तो समझ जाना स्पेस, ठीक है। स्पेस में देखो बच्चों, वहाँ हवा नहीं रहता, नहीं रहता ना। तो साउंड के लिए बोल रहा है कि वहाँ पर, इसलिए तो वहाँ साउंड सुनाई देता नहीं। आप लोग चंदा मामा में जाओ, चंदा मामा में आप लोग क्या जाओगे, जो भी जाते हैं मून में, वहाँ पर उनको कुछ सुनाई देता नहीं है, वहाँ पर साउंड नहीं सुन पाते हैं आवाज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम ही नहीं है, एयर है ही नहीं वहाँ पर, वहाँ वैक्यूम है। वैक्यूम नहीं है इसीलिए आवाज़ सुनाई देता नहीं है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए कोई मीडियम, लेकिन वहाँ पर एयर मीडियम नहीं है, इसीलिए वहाँ पर साउंड सुनाई देता नहीं है। तो स्पेस में भी बच्चों वैक्यूम है, स्पेस में वहाँ पर मीडियम नहीं है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, तो वहाँ पर इसलिए आवाज़ सुनाई देता नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, एज इन वैक्यूम देर इज नो मीडियम विच कैन कैरी साउंड एनर्जी। कोई भी मीडियम नहीं है जो साउंड का एनर्जी को ऐसे कैरी कर सके, क्योंकि साउंड का एनर्जी ऐसे आगे आगे वेव्स के फॉर्म में बढ़ता है। और जो बीच में हवा रहता है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लोग उस एनर्जी को पकड़ते हैं, वो लोग उस एनर्जी को ऐसे पकड़ के रखते हैं, पकड़ के वो लोग उसको एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ आपको। उसके लिए एक काम करते हैं, पहले ये वाला इंट्रोडक्शन एक ठो ले लेते हैं वेव्स का, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब समझ में आएगा आप लोगों को। अब जैसे कि वेव्स का बात हो रहा है, आप लोग जो सुने हो ना साउंड, मैं आप लोगों को बार बार बोली साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ऐसे ट्रैवल करता है वेव्स की फॉर्म में। तो वेव्स क्या होता है, होता क्या है वेव्स? वेव्स आप लोग देखे हो पानी में भी ऐसे करके वेव्स उठते हैं, देखे हो ना। तो वेव्स मेनली होता है पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, वो एक डिस्टर्बेंस होता है विच कैरी एनर्जी बट नो मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब ये है, जैसे कि साउंड, यहाँ से साउंड निकला है और यहाँ तक साउंड को जाना है, ठीक है, ए से निकला है साउंड और वो बी तक जाएगा। तो साउंड ऐसे वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो बीच में मॉलिक्यूल्स है, बीच में क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है। ये जो मीडियम है ये उसके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो मीडियम है ये उसके मॉलिक्यूल्स है। सपोज एयर है और ये एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। तो साउंड जब ट्रैवल करता है, साउंड जब ट्रैवल करता है ऐसे आगे की तरफ, जब साउंड ट्रैवल करता है, क्योंकि साउंड यहाँ पर एनर्जी है, तो साउंड इस वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जब वो ट्रैवल करता है ना, तो ये जो पार्टिकल्स है ना बीच के, वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। जब वो लोग डिस्टर्ब होते हैं तो वो लोग ऐसे वाइब्रेट करते हैं। क्लियर? जब ये पार्टिकल्स जो बीच में, क्योंकि साउंड यहाँ से जाएगा, जब साउंड यहाँ से जाएगा तो हवा के जो पार्टिकल्स है वो लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिकॉज वो एनर्जी है, तो एनर्जी से वो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो जब वो एनर्जी से वो लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, तो वो लोग वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको याद रखना, कोई अगर पूछता है तो क्या करते हैं वो लोग? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग? वाइब्रेट करते हैं। एक मिनट बस रुक जाओ। ओके, सो जब यहाँ से साउंड ट्रैवल करेगा, या कोई भी एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह बच्चों ट्रैवल करता है, कोई भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो वो क्या करता है, जो बीच में जो मीडियम्स है ना, वो उनको डिस्टर्ब करता है। अब यहाँ पर एयर मीडियम अगर मैं ले रही हूँ, तो एयर के अंदर में मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे 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 छोटे, तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे। तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे मतलब वो लोग वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वाइब्रेट करेंगे। तो वो लोग ना दो तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, या तो वो लोग ऐसे आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करेंगे। ये आगे हो गया फोर्थ, और ये पीछे की तरफ अगर कर रहे हैं तो वो हो गया बैक। या तो मतलब वो लोग ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे, या फिर वो लोग ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो दो तरीके से बच्चों क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, या तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, या फिर ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे वो लोग वाइब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वेव्स का बात कर रही हूँ कि वेव्स क्या होता है, वेव्स यही पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है। और ये वेव्स क्या करता है ना, ये एनर्जी कैरी करता है। ये यहाँ से क्या है ना, ये जो पार्टिकल्स है ये लोग तो वाइब्रेट करेंगे, या तो ऊपर नीचे करेंगे, या फिर वो लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। वो लोग यहाँ वाइब्रेट करते हैं।
पार्टिकल्स अपने जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। वो लोग जब क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं ना, ऐसे आगे पीछे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं। जब वो लोग एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो उनके साथ जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वो लोग भी मोशन में आ जाते हैं, वो लोग के पास भी एनर्जी आ जाता है, फिर वो लोग भी वाइब्रेट करते हैं, फिर वो लोग सामने वाला मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे, वो लोगों को एनर्जी मिल जाएगा, उनके टकराने से कॉलिजन होता है तो उसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जा रहा है, फिर वो लोग ऐसे ऐसे करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो साउंड है वो वेव्स की फॉर्म में आगे आगे बढ़ता है। तो वेव्स भी बच्चों दो टाइप का होता है, ठीक है। पहले वेव्स का मतलब आप लोग समझ गए कि जो साउंड जो कि नॉर्मली पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है, और वेव्स क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है। यहाँ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ के नहीं भाग रहे हैं, मतलब यहाँ का पार्टिकल उड़ के यहाँ पर नहीं पहुंच जा रहे, नहीं, वो डिस्टर्ब हुआ, वो वाइब्रेट किया, जब वाइब्रेट करेगा तो वो अपने आजू बाजू वाले पार्टिकल से टकराता है तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। क्या ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, लेकिन पार्टिकल्स वहीं के वहीं रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वेव्स के लिए कि दीज आर द पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस विच कैरी एनर्जी, जो एनर्जी कैरी करते हैं, बट नो मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मैटर को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं कैरी करते हैं। क्लियर। और साउंड वेव्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मैकेनिकल वेव्स, या फिर इलास्टिक वेव्स भी बोल सकते हैं। साउंड वेव्स को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का, वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होता रहता है, तो ये लोग एक दूसरे पे कन्वर्ट होते रहते हैं। इसीलिए हम लोग साउंड वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि, या फिर इलास्टिक वेव्स, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो बदल जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और ये चेंज होता 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 रहता है। इसीलिए हम लोग साउंड वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स या फिर इलास्टिक वेव्स। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। अब मैकेनिकल वेव का भी एक अलग से डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैकेनिकल वेव को हम क्या वेव कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स बेसिकली वो वेव होते हैं जो कि एनर्जी ट्रांसमिट करवाएंगे, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, लेकिन कोई मटेरियल मीडियम में, वैक्यूम में नहीं। सो मैकेनिकल वेव्स इज अ वेव, या मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज नॉट केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इट्स एनर्जी थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करने देगा या नहीं कराएगा वो, ठीक है। उसको मटेरियल मीडियम चाहिए तो ही वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवाएगा। तो मैकेनिकल वेव्स होते हैं बच्चों 2 टाइप के, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब वेव ही है, वही पीरियोडिक डिस्टर्बेंस ही है, ठीक है। लेकिन उस पीरियोडिक डिस्टर्बेंस में क्या होगा कि जो, जैसे कि सपोज, जैसे कि कोई एनर्जी, जैसे कि साउंड का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, कोई एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, साउंड सपोज यहाँ से यहाँ जा रहा है, साउंड को ऐसे जाना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट में ऐसे जाना है, ठीक है। जब साउंड यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस वहाँ पर होगा, बिकॉज एनर्जी एंटर कर रहा है, एनर्जी की वजह से क्या होगा, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स लोग डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वो लोग वाइब्रेट करेंगे। तो अगर वो पार्टिकल्स ऐसे आगे पीछे अगर ऐसे ऐसे वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, आवाज़ को जाना है इस डायरेक्शन में, मतलब प्रोपगेशन ऑफ साउंड इसी डायरेक्शन में होगा, और जो पार्टिकल्स है वो लोग भी इसी डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे आगे पीछे की तरफ, तो हम लोग उस वेव को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लंबा सा वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर। जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में आप लोग पढ़ोगे आगे में, तो आप लोग वहाँ पर 2 टर्म के बारे में पढ़ोगे, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर फॉर्म्ड हियर। जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम आता है तो वहाँ पर ना कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये 2 चीज़ बनता है। कंप्रेशन में क्या होता है ना, अब कंप्रेशन से समझ जाओ, अगर कंप्रेशन का बात हो रहा है मतलब जो भी ऐसे वो लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कंप्रेशन का मतलब पक्का ऐसा होता होगा कि वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पूरे पास आ जाते होंगे, ठीक है। तो प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है कंप्रेशन की वजह से। या कंप्रेशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं वो लोग ना एक दूसरे के एकदम पास पास आ जाते हैं, तो प्रेशर और डेंसिटी बढ़ जाता है। और रेयरफैक्शन का मतलब एक बार सपोज कम, मतलब वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है वाइब्रेशन, तो एक बार क्या हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स लोग पास पास आ जा रहे हैं, एकदम पास पास, तो डेंसिटी बढ़ जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है। फिर एक बार क्या हो रहा है, अचानक से प्रेशर कम हो जा रहा है, तो रेयरफैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स लोग दूर दूर चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लोग थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, तो प्रेशर और डेंसिटी उनका कम हो जाता है।
ओके। और जो ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि वेव्स आप लोग पढ़े हो मैकेनिकल वेव्स और मतलब 2 टाइप के होते हैं। एक आप लोग पढ़े लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक आप लोग देख रहे हो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव का मतलब ऐसा वेव जिसमें आप लोग देख रहे हो कि साउंड सपोज़ इस डायरेक्शन में जा रहा है, कि जो भी एनर्जी को ट्रैवल करना है सपोज़ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अब वो एनर्जी जा रहा है, तो वो एनर्जी की वजह से बीच के जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स लोग डिस्टर्ब होंगे। पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे तो वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने से अगर वो लोग ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे वाला वाइब्रेशन, अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, आवाज़ ऐसे जा रहा है लेकिन वो लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मीडियम। अगर इस टाइप का वेव देखने को मिल रहा है, इस टाइप का वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उस वेव को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव में 2 चीज़ बनता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा था, ट्रांसवर्स में बनता है बच्चों क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है। क्लियर? इसको थोड़ा याद रखना। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होते हैं दे कैन बी फॉर्म्ड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ऑब्वियसली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जो आप लोग ये वाला वेव को देख रहे थे, ये वाला वेव जो इस टाइप का वेव्स बनता है जिसमें पार्टिकल्स तो ऐसे 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 वाइब्रेट होते हैं। अगर आवाज़ अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मॉलिक्यूल्स लोग भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं इसी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। तो इस टाइप का जो वेव्स है वो सॉलिड में बनता है, लिक्विड्स में बनता है, गैसेस में बनता है। और जो ट्रांसवर्स वेव है जिसमें पार्टिकल्स लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये आप लोगों को सॉलिड में देखने को मिल सकता है, ठीक है, और लिक्विड्स के सरफेस में भी मिल जाता है बच्चों, बस उसको याद रखना, ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं से लिख दी हूँ कि ट्रांसवर्स वेव कैन बी फॉर्म्ड आइदर इन सॉलिड्स, जैसे कि हार्ड सॉलिड्स का बात कर रहा है, और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं वेव मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वेव का ही बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, वेव से रिलेटेड ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। वेव आप लोग पढ़े थे क्या था, एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस था वो, ठीक है, मतलब वो ऐसा पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से या जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोग वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, तो वेव का अगेन यहाँ पर बोल दिया है कि जो वेव होता है, वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट इन द मीडियम। मीडियम का कोई भी पॉइंट को ले लो, जब वहाँ पर पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, और डिस्टर्बेंस की वजह से वेव प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, ड्यू टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम, अगर एक वेव प्रोपागेट कर रहा है मीडियम में, वो जा रहा है, प्रोपागेट मतलब मूव कर रहा है, आगे आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब भी एक वेव कोई मीडियम में ट्रैवल करता है, आगे आगे बढ़ रहा है, तो याद रखना बच्चों, जो पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोग अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं। कैसे? ऐसे, सपोज एक वेव एक मीडियम से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए। सपोज एक मीडियम से वेव जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। सपोज एक मीडियम है, वहां से वेव प्रोपागेट कर रहा है, वेव जा रहा है, तो जब वो वेव जाता है, जब वो वेव वहां से क्रॉस करता है, वेव जब वहां से क्रॉस करता है तो वो क्या करता है, जो बीच के जो पार्टिकल्स है उनको वो डिस्टर्ब कर देता है, उनको वो डिस्टर्ब कर देता है। तो ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम, अब डिस्टर्ब कर दिया, जब वेव वहां से गया तो डिस्टर्ब कर दिया, तो पार्टिकल है वो लोग, अब उन लोगों को डिस्टर्ब हुए मतलब वो लोग वाइब्रेट करेंगे, तो वो लोग हमेशा अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। मीन पोजीशन मतलब सपोज पार्टिकल ऐसे थे, ये उसका मीन पोजीशन, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये उनका मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब ओरिजिनल पोजीशन, वो जो पहले की इस पोजीशन में है उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं उसका मीन पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन को। सपोज ऐसे थे, तो वो लोग क्या करेंगे, जब वो वेव्स वहां से ट्रैवल करता है तो पार्टिकल्स लोग वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन में, या तो वो लोग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे ऐसे, या तो वो लोग ऊपर नीचे, या तो बैक एंड फोर्थ, या फिर अप एंड डाउन, इस टाइप से दोनों में से कोई एक करते हैं वो लोग, ठीक है, दोनों में से एक करेंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, और जब वो लोग ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है बच्चों, क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी, एक प्लेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर होता है, वो पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ के नहीं जाते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, फिर वैसे आगे आगे बढ़ जाता है एनर्जी। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोगों को एक फोटो देखने को मिलेगा, ये एक वेव का फोटो है, ये एक वेव का डायग्राम है, मैं भी बना सकती हूँ, बनाओ।
आप लोग बना लोगे, देखो एक बार देख लोगे ना इसको बनाते कैसे। ऐसे हम लोग कर लिए। अब ये एक हो गया ऊपर, ये जितना ऊपर लेके गए उतना ही नीचे लेके चलना, जितना ऊपर लेके गए उतना ही नीचे लेके चलना, इस टाइप से। ठीक है, तो वेव ऐसा दिखता है। क्लियर? ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है और ये जो है वो मेन पोजीशन है पूरा। ठीक है, ये मेन पोजीशन, यहाँ पर सपोज पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स का मेन पोजीशन है। वेव ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, अगर वेव एंटर कर रहा है, वेव यहाँ से जा रहा है, तो वो क्या करेगा, पीरियडिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स लोग वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वेव ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर आप लोग बहुत सारा टर्म्स देखने को, मतलब आप लोग देखोगे, और ये जो मैं वेव बनाई हूँ यहाँ पर, इसमें आप लोग को क्रेस्ट और ट्रफ देखने को मिल रहा है। ये ट्रांसवर्स वेव है। क्या है ये? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में आप लोग क्रेस्ट एंड ट्रफ देखते हो। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, जितना भी ऊपर वाला है, बहुत सारे बन सकते हैं, और नीचे वाले जो है उसको बोलते हैं ट्रफ, मतलब ये पार्ट को ट्रफ, ट्रफ। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी यहाँ एक वेव का, तो एक वेव मतलब यहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ, ऊपर गया, फिर अपना मेन पोजीशन में आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर मेन पोजीशन में आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तो वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वन वेव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ यहाँ से आपको, जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे, जैसे इस डायग्राम में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये वेव देखने को मिल रहा है, ये कैसे ऊपर चढ़ रखा है, ये क्रेस्ट हो गया, मतलब सपोज ये मीन पोजीशन था। ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे यहाँ पर ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ये पार्टिकल इतना ऊंचा ऊंचा वाइब्रेट करे, फिर वो लोग नीचे आए। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ इतना वाइब्रेट करे, मतलब ऊपर इतना वाइब्रेट करे, फिर नीचे इतना वाइब्रेट करे, ऐसे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर ऐसे वेव बन रहा है। क्या बन रहा है? ये वेव बन रहा है। ऊपर वाले को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग, ये वाला को ट्रफ हम लोग बोल सकते हैं। अब एक वेव का मतलब, ये एक ठो क्रेस्ट और ये एक ठो ट्रफ, इसको बोलते हैं हम लोग वन वेव। मैं लिखी हूँ, वन वेव इज इक्वल टू वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। ये एक ठो क्रेस्ट ले लो और ये एक ठो ट्रफ ले लो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा एक वेव। फिर दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, दूसरा वेव। क्लियर? वन वेव को हम वन वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोली ना वाइब्रेट किया मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे गया होगा, है ना, या फिर ऐसे ऐसे हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे का बात हम लोग कर रहे हैं। तो एक वेव का मतलब वन वाइब्रेशन या फिर वन साइकिल या फिर वन ऑसिलेशन, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। अगर वन वाइब्रेशन बोले मतलब एक वेव बना, दो वाइब्रेशन बोले मतलब दो वेव बना। क्लियर? ऑसिलेशन मतलब वही, वो अपने मीन पोजीशन से उठा, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके एक बार नीचे की तरफ गया, मतलब एक बार ऊपर उठा एक बार नीचे की तरफ गया, फिर वापस अपने मीन पोजीशन में आ गया। इसी को तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं इसी को। क्लियर? अभी आप लोग बहुत सारे टर्म्स देखोगे रिलेटेड टू वेव मोशन। ये वेव का जो मोशन है इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिख रहा है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, अब ये इसका मीन पोजीशन है, ये लाइन। अब वो वेव मैक्सिमम कितना ऊपर उठा, मतलब ये मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम कितना ऊंचा उठा, ये वेव मैक्सिमम इतना ऊंचा उठा है। ठीक है, और या फिर ऐसे समझ सकते हो, मीन पोजीशन ये इससे कितना नीचे गया, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, जैसे कि आप लोग झूला झूलते हो, तो झूला झूलते हो तो एक बार एकदम ऊपर ऊंचा चल जाते हो, ठीक है, फिर ऐसे क्रॉस करके आते हो, फिर ऐसे और उधर का उधर ऊपर चले जाते हो। झूला में तो आप लोग ऊपर ऊपर ही जाओगे ना, वैसे ही यहाँ पर ये जो वेव है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो कवर किया है, यहाँ मैक्सिमम वो इतना किया है, तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड करके ए लिखते हैं। क्लियर? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका? वेव का, ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के कोई भी साइड में देख लो, वो मैक्सिमम कितना ऊंचा उठा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे नापते हैं, हाईएस्ट पॉइंट में नापते हैं। क्लियर? इसको हम लोग स्मॉल ए करके लिखते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों मीटर। कहीं कहीं पर कैपिटल ए करके भी इसका सिंबल बनाया जाता है। क्लियर? फिर होता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप लोग यहाँ पर देखो, आप लोगों को कैपिटल टी देखने को मिलता होगा। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक वाइब्रेशन करने के लिए इस वेव को कितना टाइम लगा। वन वाइब्रेशन करने के लिए ये वेव को जितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि वन वाइब्रेशन मतलब ये वेव को एक बार वाइब्रेट करने के लिए, वेव वाइब्रेट किया मतलब आपको मैं बताई थी, एक वेव का मतलब होता है एक क्रेस्ट प्लस ट्रफ। ठीक है, तो ये वेव को एक बार वाइब्रेट करने के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गया, फिर क्रॉस किया, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी वो कितने टाइम में किया, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ में आया? उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल टी करके लिखी हूँ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट के लिए इसको जितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी। क्लियर? उसके बाद कैपिटल टी और ये टाइम है तो बच्चों इसका एसआई यूनिट क्या होगा? सेकेंड ही होगा। क्या होगा उसका एसआई यूनिट? सेकेंड होगा। फिर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग स्मॉल एफ और ये एन करके है और ऐसे करके वी करके, वी तो नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग ऐसे म्यू करके बोलते हैं। इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरीका है, न्यू करके बोलते हैं इसको हम लोग और रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला को, इसको न्यू करके पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी सिंबल देख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एफ ज़्यादा ईजी रहता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, हमेशा याद रखना। फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम का उल्टा होता है, मतलब ऑपोजिट होता है वो। तो फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, ये डेफिनेशन देखो ज़्यादा ईजी है। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड से, मतलब सपोज एक सेकेंड में एक पॉइंट से, जैसे कि मैं बोली ये वाला कोई भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितने सारे वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं, कितने सारे वेव्स यहाँ से पास कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितने सारे वेव ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वन, मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी याद रखना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितने वेव्स पास कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हम लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं हर्ट्स, उसका स्पेलिंग ये है, उसका सिंबल ये है, या फिर टाइम का उल्टा होता है तो इनवर्स ऑफ टाइम। फिर आया वेवलेंथ, ये बहुत सिंपल है। 1 टाइम पीरियड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जैसे कि टाइम पीरियड का मतलब बताई थी ना, ये पॉइंट से लेकर जो वेव जो क्रेस्ट बनाया और ये ट्रफ बनाया, मतलब ये पूरा कंप्लीट वेव बनने में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर मैं अभी बात कर रही हूँ वेवलेंथ का। ठीक है, तो वेवलेंथ का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टाइम पीरियड हो गया, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में 1 टाइम पीरियड हो गया। तो ये 1 टाइम पीरियड में ये वेव कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे वेवलेंथ को वो कर सकते हो, जैसे कि ये एक क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है, तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो ये क्रेस्ट के बाद ये क्रेस्ट बना है, तो ये क्रेस्ट का ये वाला पॉइंट ले लो सबसे ऊपर वाला, और ये क्रेस्ट का ये ऊपर वाला बीच का पॉइंट ले लो, तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। वेव का लेंथ। ठीक है, वेव का लेंथ। समझ में आया? अच्छा, वेवलेंथ को हम लोग ऐसे लामड़ा करके इसका हम लोग सिंबल देते हैं, लामड़ा ऐसे। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट है, बिकॉज डिस्टेंस है तो ये मीटर होगा। क्या होगा? ये मीटर होगा। क्लियर? फिर एक होता है बच्चों वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी ये सिंपल वेलोसिटी जैसा है, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो डिस्टेंस वेव ट्रैवल किया, बिकॉज वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम है कि नहीं, तो यहाँ पर मतलब वही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन वेव वेलोसिटी है तो मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों मीटर बाय सेकेंड। क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड। और इसको हम लोग ऐसे कैपिटल वी करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी वेव वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को आप लोग इस टाइप से न्यू करके लिख सकते हो, ऐसे करके एन लिख सकते हो, और ऐसे एफ भी का कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। फिर यहाँ पर है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये 3 दिन का हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, अब ये वेलोसिटी, वेव लेंथ और आपका ये फ्रीक्वेंसी कैसे ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, तो वेवलेंथ का यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक बार डेफिनेशन लिख दिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। मतलब हम लोग वेवलेंथ का डेफिनेशन यहाँ पढ़े थे, दिखा दूं मैं। वेवलेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, ये रहा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 टाइम पीरियड, या फिर 1 सेकेंड। तो वेवलेंथ हम लोग क्या लिखे हैं बच्चों, उसका डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिखती हूँ। वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक सेकेंड का मतलब वो 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का हम लोग यूनिट सेकेंड लिए थे तो मैं यहाँ पर सेकेंड लिख दी। अब नॉर्मली आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हो? स्पीड इंटू टाइम, पता है ना, पढ़े हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अभी यहाँ पर जो डिस्टेंस का बात हो रहा है, अब डिस्टेंस का बात हो रहा है मतलब
कहाँ गया वो बोला, डिस्टेंस कहाँ गया भाई, एक मिनट, हाँ डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब हम लोग वेवलेंथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, डिस्टेंस का बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर वेव से रिलेटेड क्या पढ़े हैं, वेवलेंथ पढ़े हैं। दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे वेवलेंथ लिखूंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए मुझे। फिर स्पीड इनटू टाइम, अब आप लोग यहाँ देखो, स्पीड इनटू टाइम यहाँ पर किसको बोला है। अब यहाँ पर स्पीड, एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ बच्चों, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। अब डिस्टेंस की जगह में मैं वेवलेंथ लिख सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो वेव से रिलेटेड जो टर्म्स पढ़े हैं उसमें जो डिस्टेंस है वेवलेंथ ही नापता है। स्पीड की जगह पे मैं वेव वेलोसिटी लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि स्पीड का बात हो रहा है और यहाँ पर मैं वेव का बात कर रही हूँ, तो वेव में हम लोग स्पीड को क्या पढ़े हैं, वेव वेलोसिटी पढ़े हैं, है कि नहीं। सो वेव वेलोसिटी को मैं लिख सकती हूँ इन प्लेस ऑफ स्पीड, और टाइम के लिए मैं टाइम पीरियड लिख सकती हूँ। ये चीज़ क्लियर हुआ, क्योंकि टाइम हम लोग टाइम पीरियड का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब वेवलेंथ को रहने दो, वेव वेलोसिटी को रहने दो। अब आप लोग टाइम पीरियड का, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, टाइम पीरियड का मैं पहले भी बोली थी कि वो होता है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है बच्चों, हमेशा याद रखना। टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। 1/f होता है और f होता है 1/t, दोनों एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होते हैं। क्लियर। तो टाइम पीरियड की जगह में 1/फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ। अब इनका हम लोग सिंबल लिख लेंगे। वेवलेंथ के लिए लैम्बडा लिख लो, वेव वेलोसिटी को आप लोग v लिख लो, इनटू 1/f, तो v/f हो गया। अब यहाँ से v को अलग कर लो, मतलब इन दोनों को एक तरफ कर लो, तो v हो गया आपका वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। सो वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। क्वेश्चन आता है हाउ आर वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप लोग ऐसे लिखोगे v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। v क्या होता है, लैम्बडा इंटू एफ होता है। ओके सो बच्चों अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये सामने में आप लोगों को सॉल्व दिख रहा है। एक्चुअली मैं इसको पढ़ा दी थी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना तो आप लोग इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, ये है। ओके अच्छा, तो अब देखो आप लोग जो जो फॉर्मूलाज पढ़े हो, पीछे में आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे, मेन दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का फॉर्मूला, और मतलब उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला था, और दूसरा टाइम और फ्रीक्वेंसी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, वो दोनों इनवर्स रिलेशन है, दोनों का दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के। टाइम इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो काम आएगा अभी ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। ओके अब देखो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन कैसे पूछता है और किस टाइप से आप लोगों को पता करना है कि लाइक गिवन इंफॉर्मेशन से आप कैसे डाटा बनाओगे, जो भी, तो आप लोग ध्यान से सुनना समझना, बहुत इजी है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अ वेव फॉर्म 60 क्रेस्ट एंड 60 ट्रफ इन 20 सेकेंड। 60 क्रेस्ट और 60 ट्रफ बना रहा है एक तो वेव, कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में। ओके इसके लिए ना मैं आप लोगों को वो वाला डायग्राम दिखाती हूँ जो कि मैं लाइक ऑलरेडी जो पढ़ा चुकी हूँ। ओके इसके लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। कौन सा, ये वाला। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर मैं लिखी हूँ वन वेव, या यहाँ पर देखो वन वेव। वन वेव का मतलब होता है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के, ये हो गया क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया एक वेव जिसमें एक क्रेस्ट आ रहा है और एक ट्रफ आ रहा है, ये हो गया वन वेव। क्वेश्चन में हम लोग को बोला है एक वेव है जो कि 60 क्रेस्ट और 60 ट्रफ बना रहा है 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी निकालो और उसका टाइम पीरियड निकालो। तो देखो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को समझना है यहाँ पर कि दिया क्या है। अभी ध्यान से देखो, अभी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो वन वेव है।
क्वेश्चन में बोल रहा है 60 क्रेस्ट और 60 ट्रफ, दैट मीन्स 60 वेव्स होंगे। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के होता है एक वेव, तो 60 क्रेस्ट और 60 ट्रफ को मिला के 60 वेव्स होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स है 60 वेव्स बन रहे हैं 20 सेकेंड में। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है मैं उसका आपको मीनिंग बता रही हूँ। क्या दिया है कि 60 क्रेस्ट और 60 ट्रफ्स है, एक वेव बना रहा है 20 सेकेंड में। तो हम लोग को ये पता चल गया कि टोटल 60 वेव बन रहा है 20 सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर उसको ऐसे मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स। ये इसका मैं सोल्यूशन आपको बता रही हूँ, यहाँ दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स में कितना वेव्स बन रहा है? 60 वेव्स बन रहा है। हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का आप लोग ये मीनिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आप डेफिनेशन पढ़े हो आप लोग? अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन खोजोगे तो आप लोगों को देखो मैं दिखा देती हूँ फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। ये कुछ दिख रहा है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स कितने बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ को ना दिमाग में गांठ बांध लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है निकालो फ्रीक्वेंसी। आप लोग जो फॉर्मूला पीछे देखे हो लामड़ा वामड़ा जितना भी है, क्या वो उससे रिलेटेड कुछ दिया है यहाँ पर? ना यहाँ पर वेव वेलोसिटी दिया है, ना यहाँ पर वेवलेंथ दिया है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये इन्फॉर्मेशन में हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को यूज करके फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे। कैसे? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो यहाँ से नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड आराम से निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना वेव होता है बच्चों? 60 डिवाइडेड बाय 20 जो कि हो गया 3। तो नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो यही हो गया फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिल गया 3 हर्ट्ज। समझ में आया? फिर बोल रहा है टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड निकालना आता है, फॉर्मूला पता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, सो 1/3 जो कि आएगा 0.33 सेकेंड। ऐसा क्लियर? एकदम सिंपल सा चीज था, बस समझ लोगे तो सॉल्व कर लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, मतलब एक वेव है जो कि 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो बच्चों वेव का स्पीड का बात कर रहा है, मतलब वेव वेलोसिटी का बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग वेव का स्पीड को क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वेव वेलोसिटी बोलते हैं। ये रहा वेव वेलोसिटी, है कि नहीं? तो यहाँ पर वेव वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग को अगर ध्यान होगा तो ये है, वेव वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन में दिया है कि वो वेव ट्रैवल कर रहा है 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। दैट मीन्स, इसको भी सॉल्व कर लूँ ना, बेटर होगा। दैट मीन्स ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव दिया है जिसका वेव वेलोसिटी दिया है 0.3 मीटर पर सेकेंड, मतलब हम लोग को वेव वेलोसिटी v दे दिया है 0.3 मीटर पर सेकेंड। जो दिया है पहले उसको उतार लेंगे। फिर क्या बोला है? उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार, फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। अब क्या बोला है वो देखो, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब वेवलेंथ के बारे में पढ़े थे तो मैं आपको बताई थी कि 1 वेवलेंथ क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि ये एक ठो क्रेस्ट हो गया, ये एक ठो क्रेस्ट हो गया, इन दोनों के बीच का दूरी को, डिस्टेंस को, सेपरेशन को हम लोग नापते हैं वेवलेंथ में। ठीक है, डिस्टेंस ही नाप रहे हैं वेवलेंथ में। तो ये तो बच्चों इसका हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ वर्ड यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर ये आपका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप लोग पढ़े होगे कि वहाँ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो वही है। सपोज, चलो कंप्रेशन तो चलो मैं इस टाइप से बना दे रही हूँ एक बार। सपोज ये कंप्रेशन है और ये रेयरफैक्शन है, सपोज, ठीक है, सपोज बोल रही हूँ बार बार मैं। फिर अगेन ये कंप्रेशन हो गया, ये रेयरफैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कंप्रेशन के बाद इसका कंसेक्यूटिव कंप्रेशन तो यही बनेगा, क्योंकि एक कंप्रेशन के बाद बनता है रेयरफैक्शन। ठीक है, आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे क्लास 10 में। फिर उसके बाद फिर कंप्रेशन बनता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो अगर ये एक कंप्रेशन है तो उसके बाद का ये कंप्रेशन हो गया, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब लामड़ा का ही बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आएगा 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन या फिर 2 कंसेक्यूटिव क्या बोलते हैं क्रेस्ट या फिर ट्रफ, उसका मतलब लामड़ा का बात कर रहा है कि इनके बीच का
डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा निकालेंगे तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, बस यहाँ से आप लोग को लैम्बडा निकालना है। फॉर्मूला आप लोग बना लोगे और सॉल्व करोगे तो आप लोग को आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है, उसके बीच का सेपरेशन का बात कर रहा है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन का है डिस्टेंस 50 मीटर। तो देखो बच्चों, देखो अगर ये एक ठो क्रेस्ट है तो उसके बाद का कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को मतलब लैम्बडा दिया है ना, लैम्बडा दिया है 50 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, तो गिवन, पीछे स्पेस, यहाँ स्पेस है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। लैम्बडा दे दिया है बच्चों हम लोगों को 50 मीटर। इफ वेव वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब v 30 मीटर पर सेकेंड दिया है, क्या निकालने बोल रहा है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? v इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या मांगा है हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी मांगा है। तो एक काम करते हैं, एफ को अलग कर देते हैं, हो जाएगा v बाय लैम्बडा, v बाय लैम्बडा हो जाएगा वो। क्लियर? v कितना दिया है? 30 और लैम्बडा दिया है 50। 30 बाय 50 कर दो, 30 बाय 50, ये कटेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 3/5, तो आपका 3/5 कितना होगा सॉल्व करने से? बहुत सिंपल सा चीज़ है, 0.6 आ रहा है, तो ये हो गया 0.6 हर्ट्स, क्योंकि हम लोग ये फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। फिर हम लोग को क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड निकालने बोल रहा है। तो टाइम निकालना है तो 1/f, दैट मीन्स 1/0.6। 1/0.6 का मतलब 1/0.6 को आप लोग 6/10 लिख सकते हो, 10 ऊपर चला गया, 10/6। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है बच्चों? 6 1 जा 6, काटोगे भी तो काट सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है, 1.66 करके आएगा ये, 1.66 सेकेंड लिख दो, हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज 50 एंगस्ट्रॉम। 50 एंगस्ट्रॉम दिया है, ये आप लोग पहले देखे होगे ना, एंगस्ट्रॉम करके मैं बता दूंगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ दे दिया है 50 एंगस्ट्रॉम और दो ट्रफ के बीच का बोल रहा है, तो वही हम लोग को वेवलेंथ निकालने बोल रहा है, एक के बाद एक ट्रफ के बीच का। फिर टाइम पीरियड दिया है 40 मिली सेकेंड, बोल रहा है फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी निकालो। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए ना आप लोग याद रखना, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी आप लोग लिख लो, बेटर होगा। 1 नैनोमीटर, अगर मैं 1 नैनोमीटर का बात करूंगी, किसका? 1 नैनोमीटर का बात करूंगी, तो वो होता है बच्चों 10⁻⁹ मीटर। और 1 मिली सेकेंड का बात करूंगी, मिली सेकेंड, तो उसका होता है 10⁻³ व्हाट सेकेंड। क्लियर? यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पर लिखी हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर मिली सेकेंड दिया है तो मैं मिली सेकेंड का बता दी, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का दिया है तो मैं उसका भी यहाँ पर लिख दी। थोड़ा सा याद रखना, क्या पता आगे क्वेश्चन में नैनोमीटर भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या गिवन है, वेवलेंथ 50 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर दो 50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? ये रफ वर्क है ना। फिर टाइम पीरियड कितना दिया है? 40 मिली सेकेंड। अरे भाई इसको कर देंगे 40 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो और वेव वेलोसिटी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, f इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, सो 1/40 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, तो 1/40 को नीचे ही रहने दो, 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, मतलब ये 1000 हो गया और ये हो गया 40, 0 0 कट गया, ये आएगा 25, क्योंकि 4 इंटू 25 होता है 100, ये हो जाएगा आपका 25। और ये फ्रीक्वेंसी निकाले हो तो चुपचाप यहाँ पर हर्ट्स लिख देना। फ्रीक्वेंसी निकल गया, अब आराम से वेव वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला
v इज इक्वल टू लामड़ा इंटू फ्रिक्वेंसी। लामड़ा दिया है 50 इंटू 10⁻⁻10, फ्रिक्वेंसी दिया है 25। 5 इंटू 25 होता है 125 इंटू ये हो गया आपका 10⁻⁻10 है, और उसमें एक तो ये 0 है तो प्लस हो जाएगा, ये आपको आता है -9, ये इतना आया एक बार, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग ना हमेशा अगर आपको कुछ नंबर इंटू 10⁻⁻ समथिंग अगर इस फॉर्म में आपको कुछ मिल रहा है, मतलब सामने में, मतलब दो चीज़ इंटू है, सामने में कुछ नंबर है, उसके बाद इंटू करके 10⁻⁻ अगर कुछ भी ऐसे नंबर मिल रहा है तो उसको ना हम लोग साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करेंगे मतलब साइंटिफिक नंबर ऐसा होता है जिसमें ना, जैसे कि यहाँ पर 125 है, तो आप लोगों को पॉइंट लगाना है एक नंबर के बाद, मतलब यहाँ पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और पॉइंट के आगे जो नंबर रहेगा वो 0 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होगा, मतलब पॉइंट यहीं लगेगा, 1 पॉइंट ही होगा। पॉइंट के आगे 1 आया तो 0 से बड़ा है, 0 से 10 के बीच में होना चाहिए, बीच ये वाला नंबर जहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे तो देखो बच्चों, आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली पॉइंट कहीं दिख रहा है क्या, ये 125 है, तो 125 जो होता है, यहीं पर कहाँ करें, हाँ, अब जो 125 जो होता है, यहाँ पर पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर मैं बोलूँगी आपको क्या पॉइंट यहाँ पर नहीं हो सकता है, पॉइंट 0 करके, पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है मतलब सबसे लास्ट में पॉइंट है। हम लोग को ये पॉइंट को लेके आना है बच्चों 1 के बाद, मतलब यहाँ, क्योंकि पॉइंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा जगह लगना चाहिए जिसके आगे का जो नंबर है वो 0 से 10 के बीच में आना चाहिए। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो हम लोग 2 बार कूदेंगे, ऐसे 1 और 2, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, वैसे राइट से जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, क्योंकि पॉइंट को हम लोग लेके कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग 2 बार जंप मारे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, मतलब 2 बार जंप मारे हो आप लोग। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, अगर आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, इंक्रीज कर देना पावर, इसका पावर को बढ़ा देना। कितना बढ़ाओगे, 2 बार जंप मारे आप लोग, यहाँ से आप लोग 2 बार जंप मारे तो इसका पावर को 2 बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻9 को 2 और बढ़ा दो, क्योंकि माइनस में तो जितना छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा -7, क्योंकि हम लोग 2 नंबर इसका इंक्रीज कर दिए। समझ में आया, 2 नंबर हम लोग इसका इंक्रीज कर दिए। उसके बाद मैं और बता देती हूँ, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इंक्रीज कर देना आप लोग पावर को, जितनी बार कूदोगे उतना बढ़ा देना। और उसका उल्टा, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आप लोग जंप मार रहे हो, पॉइंट को लेके जा रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो डिक्रीज कर देना पावर को, जितनी बार जंप मारोगे उतना छोटा हो जाएगा पावर। क्लियर। तो ये हो गया आपका आंसर मीटर पर सेकेंड। अब क्या मांगा है, बस यही मांगा था, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी। क्लियर अभी, ओके। तो अभी बच्चों ये पार्ट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। क्लियर, ये पार्ट को एक बार यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। अभी नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो होगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखो और जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करो। जो भी न्यूमेरिकल्स में कराई हूँ उसको अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।